सफलता का श्रेय तो सबसे पहले सर को देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि सर यहाँ पे बैठे हैं। कभी भी हमसे पूछा जाए तो सबसे पहला श्रेय इंसान टीचर्स को ही देता है, क्योंकि लास्टली टीचर्स ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की होती है किसी के भी ऊपर। उसके बाद मैं खुद को भी दूंगी और फिर अपने फैमिली को भी दूंगी। सब लोग का सपोर्ट रहता है तभी इंसान कुछ कर पाता है। और मेरे फ्रेंड्स को भी दूंगी जो कभी कभी मुझसे बात करके मूड लाइट कर देते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान। आज हमारे बीच हैं ख्याति वत्स, आरजे केमिस्ट्री क्लासेस की स्टूडेंट, और इन्होंने नीट 2021 के एग्जामिनेशन में 663 मार्क्स लाकर सिर्फ हमारे कोचिंग संस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर का गौरव बढ़ाया है। आज ख्याति वत्स उन सारे प्रश्नों का जवाब देगी जो अगले साल के एस्पायरेंट्स, नीट के एस्पायरेंट्स के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, और आज हम लोग उन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ख्याति ये बताओ कि नीट के प्रिपरेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स के दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोड होता है कि कैसे इतने सारे सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को कम समय में हम लोग मैनेज कर पाएँ। जैसे कि 2022 का एग्ज़ाम अगर मई 2022 में होने जा रहा है फर्स्ट वीक में, तो हम लोग के पास मिला जुला के 6 महीने का समय है। बहुत कम, 6 महीने से भी कम समय। तो क्या 6 महीने से कम समय इनफ है नीट 2022 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए? इनफ है अगर सही समय पे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएं तो अगर आप लोग मई का लेके सोच रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस जैन तक ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 महीने सिर्फ फुल मॉक टेस्ट ही देने होते हैं। उसके बिना काम नहीं चलता है। और क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस होता है इस प्रिपरेशन के दौरान, ये बात देखा गया है कि सारे स्टूडेंट्स ना ड्यूरिंग प्रिपरेशन सिर्फ थ्योरीज पर चले जाते हैं और क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको बताओ कि क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस का अहमियत बहुत ज़्यादा है, या फिर रेयरली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस उन लोग करेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम लोग बायो ही देख लें और अगर हम लोग उसमें किसी चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अगर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें, तब हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें रटनी है, और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप जैसा कि बता रहे थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जो, या फिर मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो, तो उस दौरान आप लोगों को एक शॉर्ट डायरी आप लोग मेंटेन करते थे जो कि डाउट का डायरी भी कहलाता है। तो वो डाउट का डायरी लास्ट टाइम में देखने का समय नहीं मिल पाता है, वो भी एक तरह का ड्रॉबैक होता है प्रिपरेशन के दौरान। क्या वो डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है? और अगर अनिवार्य है तो उसको कैसे हैंडल करें, किस तरह से मैनेज करें, या फिर आपने कैसे हैंडल किया था? डाउट कॉपी तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, खास करके फिज़िक्स केमिस्ट्री में। और उस डाउट कॉपी को आप हफ्ते वाइज बांट सकते हैं कि आप उसे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ करते जाएं, और ताकि लास्ट में सब पे लोड ना पड़े कि पूरा कॉपी रिवाइज़ करना है। तो उस कॉपी को आपको काफ़ी बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि लास्टली आप लोग नोट्स नहीं देखेंगे और थ्योरी नहीं पढ़नी है। लास्टली सिर्फ वो कॉपी ही होगा जो कि आपको पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स कॉमनली पूछते हैं कि कितना समय पढ़ें कि नीट का प्रिपरेशन हो। ये अजीब सा क्वेश्चन लगता है एज ए टीचर हमें भी, कि ये कैसे बताएं कि 2 घंटा पढ़ना चाहिए, 3 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितना देर अगर हम लोग दिन और रात मेहनत करें, या कितना देर कम से कम हम लोग पढ़ें कि नीट के प्रिपरेशन के लिए अबाउट 700 या 650 to 700 मार्क्स के बीच लाना हो, तो कम से कम कितना घंटा पढ़ें, और वो घंटा तीनों विषयों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कैसे हम लोग बांटें? तो इसका क्या मतलब होता है, इसका जवाब कैसे दोगे आप? पूरा टाइम टेबल तो कोई भी फॉलो नहीं कर सकता है, और सबका अलग भी होता है। अब किसी को एक ही चीज़ आधे घंटे में याद हो जाती है, किसी को 2 घंटे में। तो वो इंसान को अपने हिसाब से ही बनाना होता है, और लास्टली घंटे के हिसाब से पढ़ना भी नहीं होता है। सिर्फ एक टारगेट सेट करके कि आज मुझे इतनी चीज़ें पढ़नी है, इस हफ्ते तक मुझे इतनी चीज़ें पढ़नी है, उसके हिसाब से ही काम करना होता है। और तीनों सब्जेक्ट्स में हाँ, बायो को थोड़ा कम टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस हफ्ते बायो नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन बायो नहीं पढ़ेंगे, 4 दिन हम बैठ के पूरा सिर्फ फिज़िक्स पढ़ेंगे, तो ताकि फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वैसे स्ट्रॉन्ग ना फिज़िक्स होगी ना बायो होगी।
कहने का मतलब ये हुआ कि बायो में चूँकि एफर्ट कम जाता है तो बायो में थोड़ा कम समय भी देंगे तो चलेगा, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि ख्याति को बायो में 360 आउट ऑफ 360 आया है। तो और सिर्फ ख्याति को नहीं, जितने भी टॉपर्स हैं चाहे कोचिंग के या फिर पूरे इंडिया में जितने भी टॉपर्स हैं, तो उन लोगों को सम हाउ 340 to 360 मार्क्स हर किसी को आया है। 340 के नीचे रेयरली 330 के आसपास गया है, यानी कि बायो को तो 100% कवर करना ज़रूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को जितना अच्छा कर लो उतना ही बेहतर हो जाता है नीट के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब जो सामान्य क्वेश्चन और भी स्टूडेंट्स का जो आया हुआ है, उन क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि यूट्यूब और ये जो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि आप कोई वीडियो लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर उस कोचिंग के अपने ऐप पर देख रहे हो, तो दोनों में क्या अंतर होता है? क्या यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखना उचित है, या और फिर मोबाइल को कैसे हैंडल करें, सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें, या फिर दूर रहना ज़रूरी है या नहीं है इस प्रिपरेशन के लिए? अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो आपको पढ़ने का देखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाकी कोई भी तरीके की चीज़ें जैसे फ़िल्म वगैरह सब कोई ऐसे चैनल्स आप अनसब्सक्राइब करके रखिए और अपनी हिस्ट्री में भी नहीं आने दीजिए, तो वो आपको सामने में कभी दिखेंगे ही नहीं वैसे वीडियोस। और अगर यूट्यूब पे आपको नहीं पढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि यूट्यूब का डाटा ऑफ ही रहे, यूट्यूब खोलना ही ना पड़े, क्योंकि हाँ दिन में 1-2 बार आप देख सकते हैं, लेकिन वो अगर हर घंटे हर पढ़ने के हर ब्रेक में अगर यूट्यूब देखने लगेंगे तो फिर उस हिसाब से नहीं हो पाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मॉक टेस्ट आपने प्रिपरेशन के अंतिम 20-25 दिनों में या 1 महीने में मॉक टेस्ट पर बहुत ज़्यादा काम किया था, तो एज एन एवरेज अंतिम के महीने में पर डे कितने मॉक टेस्ट आपने अटेंड किए थे? पर डे तो एक ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो पाता है, क्योंकि उस मॉक का उसके बाद एनालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो कि ज़्यादा टाइम भी लेता है। लेकिन वो मॉक टेस्ट आप किस टाइम में दे रहे हैं, जैसे कि लास्ट के महीनों में मॉक टेस्ट सिर्फ 2 से 5 में ही देना है, क्योंकि उसी टाइम में नीट का एग्ज़ाम होता है। और अगर कोरोना के कारण तो सब जगह मास्क पहन के होता है, तो मास्क पहन के ही मॉक टेस्ट दीजिए और पेपर पे ही ज़्यादा देने का कोशिश कीजिए कम से कम लास्ट के मंथ्स में, ताकि उससे आपको एग्ज़ाम में मदद हो और नया कुछ ना लगे एग्ज़ाम के दिन में। जैसा कि आपने सुना कि मॉक टेस्ट या फिर जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है अगर आप पेपर पेन के साथ मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन नहीं देना है। ऑनलाइन में आपको जिस तरह से वो क्वेश्चन उपलब्ध हो, ये तो क्लियर सी बात है कि प्रैक्टिस के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, लेकिन क्या है कि वो क्वेश्चन आपको जिस तरह उपलब्ध भी होना तो ज़रूरी है। या तो आप बुक के माध्यम से आप कर रहे हो, या तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर कर रहे हो, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर अगर ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है तब तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देना है कि ऑफलाइन मोड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप हमको ये बताओ ख्याति कि बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का बायो तो समहाउ ठीक है, केमिस्ट्री भी ठीक है, फिजिक्स को कैसे मैनेज करना चाहिए और फिजिक्स में क्या ज़रूरी होता है? फिज़िक्स में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक बुक पे स्टिक रहें। हर बुक अपने आप में काफ़ी कंप्लीट होती है, और कोई एक बुक अगर बड़ी सी आपके पास MCQ की बुक हो और अगर आप उसको इन एंड आउट पूरा एग्जाम्पल के साथ 3, 4, 5 बार भी बना ले, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि लास्टली उसी बुक का कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे एग्ज़ाम में हो सकता है छूट जाए और आप सोचें कि वो क्वेश्चन मैं नहीं देख पाया। तो एक ही जगह स्टिक रहें और उसी को बार बार करते रहें, तो उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप हमको बता दो कि NCERT का क्या रोल है, कम से कम कि बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में NCERT का क्या रोल बनता है, और फिजिक्स में भी क्या NCERT करना बहुत ज़रूरी है? तो इंडिविजुअली आप एक्सप्लेन कर दो कि NCERT का कितना इम्पोर्टेंस है, NCERT के थ्योरी को क्या लाइन बाय लाइन करना है, NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT एग्जाम्पलर, और इंडिविजुअली तीनों सब्जेक्ट को एक एक करके आप बता दो, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। बायो में तो NCERT के बाहर कुछ है ही नहीं, तो बायो में तो सिर्फ NCERT पे ही स्टिक करना है, और उसे आप 15 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, जितने भी बार पढ़ लें कम ही है, और आपको नई चीज़ें मिलती ही रहेंगी। तो बायो में वो ज़रूर से पढ़ना है, और जितने बार पढ़ें उतना ही कम है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का हिस्सा खास करके NCERT से काफ़ी बार पढ़ना है, क्योंकि 2-3 साल में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं,
और ऑर्गेनिक में भी हो सके तो कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं एनसीईआरटी से, इसलिए ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स को आप कम से कम 3-4 बार तो पढ़ ही लें एनसीईआरटी से। फिज़िकल में भी कुछ हिस्सा होता है जो यूजेस वगैरह हो गए और कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, वो भी एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर देख लें। फिर फिज़िक्स आता है, तो फिज़िक्स की एनसीईआरटी टच 12th की एनसीईआरटी खास करके जो सेकंड पार्ट है 12th का फिज़िक्स का, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपका सब कुछ लगभग स्टेबल हो जाए, कम से कम आप एक सेफ जोन 620+ 630+ चले जाएं, तभी आपको उसमें जाना चाहिए। आप ये चीज़ बताओ कि जो केमिस्ट्री का क्लास नोट्स था आपके पास, तो क्या वो क्लास नोट्स नीट का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, या फिर क्या उस क्लास नोट्स के बियॉन्ड भी आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है केमिस्ट्री को फुलफ़िल करने के लिए? नहीं, क्लास नोट्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट होते हैं और उनके बियॉन्ड कुछ होता भी नहीं है, तो वो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। आप क्लास नोट्स को जितने बार हो सके उतने बार पढ़िए और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप उन नोट्स में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं जो आप भूल जाते हैं और उन्हें ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप उन्हें अरेंज करके एक और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो 1-1.5 पन्ने में एक चैप्टर आ जाए और उसमें वही चीज़ें हों जो आप हमेशा भूलते हों, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहें, तो वो शॉर्ट नोट्स ऐसे हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले वापस से पढ़ने लगेंगे और उससे काफ़ी हेल्प होगी। सारे टॉपर्स में एक कॉमन सी बात होती है कि वो सारे टॉपर्स जो होता है अपना एक समरी नोट्स या फिर शॉर्ट नोट जिसको आप बोल देते हो या फिर 1 पेज नोट्स बोल देते हो, वो खुद का बनाते हैं और ये बनाना भी चाहिए हर किसी स्टूडेंट को, वो खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे का तो शॉर्ट नोट्स या फिर दूसरे का 1 पेज नोट्स किसी काम का होता नहीं है, तो वो हर किसी व्यक्ति का अपना अपना होना चाहिए। वो फिजिक्स में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए, बायो में भी होना चाहिए। आप जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाते थे उनमें आप किन किन बातों को ध्यान में रखते थे उन शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए, ये जो है व्यूअर को बताना ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि उस चैप्टर में आप क्या चीज़ें हैं जो हमेशा भूल जाते हैं और आपको क्या चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती ही हैं। तो जो चीज़ आपको हमेशा याद रहती हैं आप उन्हें नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं जो आप हमेशा भूल जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक चार्ट्स हो गए, तो उन्हें आप चार्ट्स फॉर्मेट में या टेबल के फॉर्मेट में आप बना के उन्हें रख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर, जिससे वापस रिवाइज़ करने में हेल्प हो। आपने जो अपना समय 2 साल का पीरियड आरजे केमिस्ट्री क्लासेस में बिताया, उसमें आपका क्या अनुभव रहा और अपने टीचर को या फिर ऑर्गेनाइज़र को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उसमें और भी वो क्या बेहतर करें कि आने वाले वर्षों में स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले? मेरा तो समय काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे, और सबसे पहली बात वहाँ पे एक चीज़ सीखने मिली कि वहाँ पे क्लासेस ज़रूर सिर्फ केमिस्ट्री की होती हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पढ़ने की आदत ज़रूर लग जाएगी, और एक बार पढ़ने की आदत लग जाती है तो फिर वो जल्दी नहीं छूटती है। तो पढ़ने की आदत लग जाएगी तो फिर आप पढ़ते ही रहेंगे। इसके बाद आप ये बताओ कि फिजिक्स में ना रियली जैसे बच्चा 10 तक आता है, 10 तक उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया या फिर वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया, और शायद इसी वजह से फिजिक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। और अगर किसी कॉमन स्टूडेंट को एट रैंडम पूछा जाता है कि बच्चे बताओ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है, तो कॉमन जवाब आता है बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। रियली केमिस्ट्री का नाम पहले ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन ऐसा देखा जाता है कॉमनली कि केमिस्ट्री ऊपर तब बाद में फिजिक्स। लेकिन कभी कभी फिजिक्स भी बेहतर देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी का केमिस्ट्री ऊपर रहता है, लेकिन बायो सुपीरियर होता है। लेकिन ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऊपर नीचे होता है, क्या अंतर हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बायो ऊपर होता है लेवल ऑफ इंटरेस्ट में और फिजिक्स और केमिस्ट्री नीचे हो जाता है? इसका वजह क्या है? इसका वजह मेन यही है कि फ़िज़िक्स थोड़ा थ्योरी भी चाहता है, क्योंकि उसकी थ्योरी को अगर इग्नोर करके सीधे हाँ हम 4 बुक्स बना लेंगे और फिज़िक्स हो जाएगी मेरी, वैसे नहीं होता है। उसका थ्योरी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद ही कोई क्वेश्चन बन पाता है, और उसके बाद उसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी लगती है। तो एक तरीके से बायो की तरह उसमें याद भी करना है और केमिस्ट्री की तरह प्रैक्टिस भी करनी है, दोनों का फिज़िक्स मिश्रण है, तो फिज़िक्स इसीलिए सबको ज़्यादा हार्ड लगती है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अपने समय को, जैसा कि अभी आज के सेशन में हम लोग ये चीज़ तो क्लियर किए कि थ्योरी के साथ साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
यदि हम परसेंटेज के हिसाब से आपसे पूछें कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए कि अपने यदि 100% समय है हमारे पास, तो उस 100% समय में हम कितना प्रतिशत समय जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में दें और कितना प्रतिशत समय थ्योरी में दें। अगर ये पास आउट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि जनवरी तक अपने को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मान लो कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो वो प्रैक्टिस सेशन में जब वो आ रहा है, तो कितना प्रतिशत समय वो थ्योरी के रिवीजन में दें और कितना प्रतिशत समय जो है वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस में दें। इसको आप किस तरह से लेते हो? एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद तो आपको सिर्फ 20, 30, 40 ज़्यादातर 40% तक आप थ्योरी में टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेजर पोर्शन आपको 60-70% आपको प्रैक्टिस का ही रखना होगा, क्योंकि लास्टली थ्योरी भी आपको तभी याद हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस का ही हमेशा ज़्यादा महत्व रहेगा। सेल्फ लाइफ में डिसिप्लिन का क्या मायने होता है नीट के प्रिपरेशन के दौरान, इस चीज़ को भी आप समझाओ बच्चों को। डिसिप्लिन के अंतर्गत आ जाता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, सोशल मीडिया से कैसे बचें, अपने रिलेटिव्स से कैसे बचें, मतलब कि कई पार्टी इवेंट्स में जाने से कैसे बचें। क्या ये बहुत ज़रूरी है या फिर थोड़ा बहुत हम लोग पब्लिक गैदरिंग करने के बाद भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं? थोड़ी बहुत पब्लिक गैदरिंग आप कर सकते हैं अगर वहाँ पे आपको सच में मज़ा आता हो और आपका वहाँ पे जाने में आपको रिफ़्रेशमेंट महसूस होता हो, तभी आप कहीं जगह जाए। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग घर में जा रहा है और वहाँ जाना आपको ज़रूरी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। सच में अगर रिफ़्रेश आपका माइंड कहीं जाने को कर रहा है तो उस जगह आप जा सकते हैं। और बाकी सोशल मीडिया तो लगभग आपको सब कुछ अकाउंट ही नहीं बनाना है। कुछ लोग अकाउंट बना के उसके बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वैसे भी नहीं रखना है। तो अकाउंट ही ना बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा सोशल मीडिया पे। हर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और एक साल जो होता है ना प्रिपरेशन का, उस एक साल के दौरान हो सकता है बहुत तरह का कष्ट या बहुत तरह की कठिनाई आए। ख्याति के भी लाइफ में एक बहुत ही अजीब सा चीज़ हुआ। ये शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना उतना उचित नहीं है, लेकिन मान लो किसी और के भी लाइफ में जो कि अगले साल का एस्पायरेंट है, तो उस एस्पायरेंट के लाइफ में अगर बहुत तरह का स्ट्रेस आता है या कुछ अजीबोगरीब अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस या तनाव का रीज़न बनता है, तो उससे कैसे निकला जाए, इन चीज़ों को मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा जाए। आप कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते थे, इस चीज़ के बारे में आप बताएं। किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रेस आता है तो आपको खुद को थोड़ा समय तो देना ही होगा। अगर आपको एक हफ़्ता आराम करना है या एक महीना आपको रेस्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे काम करना ही है। तो वो रेस्ट आपको माइंड को वापस ट्रैक पे लाने के लिए कारगर हो सकता है। तो आप खुद को एक ब्रेक ज़रूर दें उसके बाद। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा रोबोट की तरह काम करते रहना है। अगर वैसा कुछ होता है तो आप खुद को ब्रेक दे सकते हैं जिससे आप वापस काम करने के लायक हो सकें। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि उस ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार होता है कि कभी कभी ना पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, लगातार हम घंटों घंटों पढ़ते चले जा रहे हैं, और एक ऐसा भी पीरियड आता है लाइफ में जबकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ने का मन ही नहीं बन रहा है, मोमेंटम ही नहीं बन रहा है। तो उस वक्त अपने आप को कैसे दोबारा से अपने आप को ट्रैक पर लाएं, इस बारे में आप क्या बताओगे? जब पढ़ने का मन करे तब तो जाहिर सी बात है काफ़ी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ने का मन ना करे तो मेरे हिसाब से तब आपको टेस्ट ही देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत गंदे मार्क्स आ गए, आपको पढ़ने का मन अचानक से वापस हो जाएगा। आपको अच्छे मार्क्स आ गए, आपको लगेगा वाह कितना अच्छा आ गया, वापस आ सकते हैं, तो और पढ़ने का मन करेगा। तो उस चीज़ में आपको टेस्ट काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे तो पूरा सिलेबस जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, फिजिक्स में ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं और उस टॉपिक को स्ट्रेसफुली याद रखना है, और केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्या आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो? ऐसे तो अब जितना कंपटीशन बढ़ चुका है वहाँ पे अब हर चीज़ ही उतनी इम्पॉर्टेंट है जिसे आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बायो की बात है तो बायो में आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी होती हैं, फिर भी जेनेटिक्स वगैरह ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आप सिर्फ समझ के ही उस चैप्टर्स को याद रख सकते हैं। तो उन चैप्टर्स पे आप ज़ोर डालिए कि आप उन्हें अच्छे से करें, समझ लें, ताकि वहाँ पे आपकी मेहनत थोड़ी सी बच सके जो आप बाकी चैप्टर्स पे लगा सकें।
और केमिस्ट्री में तो फिज़िकल में आप जितना फिज़िकल तो प्रैक्टिस का चीज़ है, वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको कभी वापस रिवाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। और इनऑर्गेनिक में भी कुछ बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ही लास्टली चीज़ होती है। और ऑर्गेनिक को आप एक बार बहुत अच्छे से समझ के एक दो बार पढ़ लें, क्योंकि सिर्फ उसमें थोड़ा सा पढ़ के हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो वैसे नहीं होता है, उसमें थोड़ा आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक में। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था? यदि प्रायोरिटी वाइज आप बताना चाहो तो 1 2 3 कौन सा हो? फ़िज़िकल मेरा सबसे फेवरेट था, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक लास्टली काफ़ी रटना होता है तो वो भूल ही जाता है इंसान। और फिज़िकल में ये बात है कि अगर आप एक दो बार उसे काफ़ी अच्छे से बना लिए हों तो अगर गैप भी आ जाता है 1-2 हफ्ते का तो भी आपके माइंड में वो रहता ही है फिज़िकल का, वो आप भूल नहीं सकते हैं, इसीलिए। जैसे कि आपने बोला कि इनऑर्गेनिक थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग था, तो आपने उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया? मीन्स इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को आपने कैसे इनऑर्गेनिक का प्रिपरेशन आपने किया? इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को रीड अगर आप एक बार करेंगे 2 बार करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। 3-4 बार करने के बाद आपका फ्लो बनेगा, तो उससे आप टाइम दीजिए। कितना भी टफ लगे उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो उसे आपको पढ़ना ही है। और उसके बाद उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी की लाइन बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सके आप उनका भी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हो तो आप खुद से बना लीजिए, तो उससे भी हेल्प होगा। फिर आप हमें ये बता दो, जो कि सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर लिए, प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन सारी प्रिपरेशन के बाद वो जो 3 घंटे का पेपर होता है, उस 3 घंटे के पेपर के दौरान भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे छोटे मोटे गड़बड़ी करके आते हैं, जिससे कि उसका रैंक जो है पीछे हो जाता है या फिर वो क्वालिफाई नहीं भी कर पाते। तो आपके अनुसार वो क्या क्या गड़बड़ी होती है वो 3 घंटे के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान, जो कि बच्चों को पहले से सोच कर तय करके रखना चाहिए कि ये गड़बड़ी कम से कम मुझसे तो ना हो? इन गड़बड़ियों में सबसे पहले आता है OMR मिस्टेक। तो OMR मिस्टेक में आपको पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी तय रखनी है कि आपको कितने क्वेश्चंस के बाद OMR भरना है, कब आपको क्वेश्चंस रिव्यू करने हैं कि आप देख सकें कि आपने टिक करने में तो कहीं गलतियां नहीं की हैं। और रिव्यू का भी थोड़ा टाइम बचाना होगा, कम से कम बायो और केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं तो आप जल्दी में हो सकता है आपसे 1-2 बार पेन मिस हो जाए और स्लिप कर जाए, तो आपको रिव्यू का भी थोड़ा समय तो रखना होगा। और बाकी होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में आप पहले से आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लें। अब ऐसा ना करें कि एग्ज़ाम के दिन आप टेंशन के मारे भूखे पेट चले गए, क्योंकि ये सब चीज़ भी काफ़ी लास्ट में बैकफायर हो जाती हैं, इसलिए इस सब पे भी ध्यान देना होगा। शायद आपको पता नहीं है कि आपका अचीवमेंट बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम और भी लोगों का नाम किनका आता है? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले सर को देंगे इसलिए नहीं क्योंकि सर यहाँ पे बैठे हैं। कभी भी हमसे पूछा जाए तो सबसे पहला श्रेय इंसान टीचर्स को ही देता है, क्योंकि लास्टली टीचर्स ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की होती है किसी के भी ऊपर। उसके बाद मैं खुद को भी दूंगी और फिर अपने फैमिली को भी दूंगी। सब लोग का सपोर्ट रहता है तभी इंसान कुछ कर पाता है। और मेरे फ्रेंड्स को भी दूंगी जो कभी कभी मुझसे बात करके मूड लाइट कर देते थे। दरअसल ख्याति के फैमिली से, ख्याति के एडमिशन के पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमको पता है कि ख्याति के सफलता में उसके भैया का बहुत ज़्यादा योगदान है। हर चीज़ में उसके पीछे लगे रहना, हर तरह से हर चीज़ों को देखना कि कहाँ पर वो गलती कर रही है या क्या क्या उसका ज़रूरत है उसको पूरा करना, ये ख्याति हमेशा। और उसके भैया भी बहुत सपोर्टिव, और हर फैमिली में हर भाई बहन के बीच तो ये रिलेशन रहता ही है। इसके बाद बच्चा में एक सवाल ये भी अक्सर देखा जाता है कि जो कि इस साल के एस्पायरेंट है, जो कि ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जिनका 600 के ऊपर मार्क्स है लेकिन मार्क्स थोड़ा कम है, या इवन आपको भी जब आपने सबसे पहली बार हमको बताया अपने रिजल्ट के बारे में तो आप खुद भी अनसेटिस्फाइड थे कि और भी बेहतर हम कर सकते थे। तो ऐसा कौन कौन सा टॉपिक था
जो इस बार के एग्ज़ाम में आपसे मिस हुआ केमिस्ट्री में, आप सिलसिलेवार बताओ, क्योंकि फिर बायो में तो आप जैसा कि सब सारे व्यूअर जान भी रहे हैं कि 360 आउट ऑफ 360 आप ला चुके हो, तो उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसा कौन सा टॉपिक था जो कि आप लोग ईजिली कर सकते थे और आप देख लिए कि हाँ पक्का ये मेरा छूट रहा है, और गलती कहाँ कहाँ की है? इंडिविजुअली पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में आप बताओ। कभी कभी आपको चैप्टर्स में पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे कभी याद नहीं होती है, तो आप उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें लिख के अपने सामने ज़रूर चिपका लें ताकि आप उन्हें रोज़ पढ़ सकें। क्योंकि वैसे ही सॉलिड स्टेट्स के क्वेश्चंस में कभी हमेशा गलती होती थी, मुझसे एग्ज़ाम में भी हो गई। और इनऑर्गेनिक में लाइन आप कितना भी अंदर घुस जाएँ, कहीं ना कहीं लाइन बाकी रह जाती हैं, तो उन्हें आप पढ़ते ही रहें, जितना हो सके उतने बार पढ़ें, तो उसमें भी गलतियां होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। और फिज़िक्स में जो एक बुक को रिपीट करने के बाद है, तो सब कुछ मैंने कर लिया, एग्जाम्पल्स छूट गए, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आ गए, एग्जाम्पल्स उस टाइप के क्वेश्चन छूट गए। तो आप उस बुक को कम से कम पूरा ही बनाएं, क्योंकि उस एक बुक में काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे पूरी तैयारी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो इवन यूजेस और एग्जांपल्स को भी छोड़ना ज़रूरी नहीं है, कि हर क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन जो है उस बुक से या फिर जो भी आप मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, आप खुद से जज ना करो कि ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है और ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आप किसी बुक या किसी भी मटेरियल या फिर कोई भी कोचिंग सिस्टम को आप ज्वाइन किए हो, तो उसके कंटेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट करो। अब एक सवाल आता है ना कि एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन के दौरान कई सारे लोगों से मिलता है, जैसे सारे शुभचिंतक ही हैं, कोई ये टीचर, फिर वो टीचर, फिर यूट्यूब में कई तरह का सजेशंस देखने को मिलता है, कोई बोला ये बुक बनाओ, कोई वो बुक बनाओ। क्या ये डेविएशन है? क्योंकि एक व्यक्ति तो हर किसी के सजेशन को फॉलो नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर वो क्या चीज़ करे, किस तरह से हैंडल करे? अगर 10 जगह से 10 सजेशन उसको मिल रहा है और वो सजेशन उसे कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो अगर आप 10 जगह से सजेशन ले रहे हैं, तो उसमें भी कोई इंसान होगा जिस पे आप ज़्यादा भरोसा करते हो, तो आप उसका ही सजेशन ज़्यादातर मानिए। और फिर उसके बाद अगर आप कोई चीज़ खुद से बना रहे हैं और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लग रहा है वो सही है, तो आप उसके साथ ही जाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं आपको वही करना है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्या सूट कर रहा है। आपको अगर कोई एक बुक सूट कर रही है तो आप उसे ही बनाइए, और किसी भी बुक से अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो बुक अच्छी ही है, इसलिए आप कोई भी बुक कर सकते हैं। एक सवाल होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, शायद वीडियो के अंत में ये सवाल आ जा रहा है। वो सवाल सबसे ज़रूरी होता है जो कि करंट ईयर के स्टूडेंट हैं। करंट ईयर के स्टूडेंट में ना बहुत ज़्यादा तनाव रहता है कि क्या करें, बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इवन अभी भी फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन है बोर्ड का। क्या करें? क्या बोर्ड के एग्जामिनेशन को फोकस करें या नीट या आईआईटीज़ के एग्जामिनेशन को फोकस करें? ये कन्फ्यूज़न उसे ना इधर का रहने देता है ना उधर का रहने देता है। वर्षों में एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है जो नीट या फिर आईआईटी क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन बोर्ड में बुरा कर जाते हैं, तो पेरेंट उस एक आध स्टूडेंट से इतना डर जाते हैं, इवन स्टूडेंट उस एक आध रिजल्ट से इतना डर जाते हैं कि वो फुल्ली अपने आप को बोर्ड की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। ये उचित भी है, क्योंकि बोर्ड भी अच्छा रहना ज़रूरी है। अगर क्योंकि बोर्ड अच्छा नहीं रहेगा तो अगले या उसके अगले साल हम लोग कैसे आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर सकें। आपका सजेशन क्या रहेगा? अभी जो इस साल बोर्ड का एग्जामिनेशन जिन लोगों को देना है और उसके मन में बहुत सारा डिलेमा है या कन्फ्यूज़न है, क्या बोर्ड के एग्ज़ाम पर हम फोकस करें? जैसा कि आप जान रहे हो इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आ चुका है, सब्जेक्टिव तो अब हट ही गया, कम से कम फर्स्ट टर्म में तो क्लियर है। तो या फिर पूरी तरह से आगे जो अगले 6 महीने के बाद नीट का एग्ज़ाम हो रहा है उस पर फोकस करें या फिर बोर्ड पर ही फोकस करें? हमेशा आईआईटी और नीट का सिलेबस बोर्ड से ज़्यादा ही रहता है और उसमें बोर्ड के सब चीज़ आ ही जाते हैं। और इस बार तो और सबके लिए अच्छा है कि बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके बाद तो आप जितने ऑब्जेक्टिव्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपकी बोर्ड की भी प्रैक्टिस होती ही जा रही है, तो आपको उसके लिए कुछ अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड में किसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मान लीजिए बोर्ड से 2 महीने पहले आप हर रोज़ दिन के 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे के उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, लिखने की प्रैक्टिस, तो उतना भी काफ़ी है। उस आपने हर सब्जेक्ट में 10-15 बार लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो वो काफ़ी है बोर्ड्स के लिए, उससे आपका बोर्ड्स का काम अच्छे से हो जाएगा।
होप करता हूँ कि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट अगले साल नीट के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं या फिर इवन IITs के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जो होता है हर किसी के लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। और अभी से अगर हम लोग अपना माइंड सेट क्लियर करें कि हमको लाइफ में आखिर चाहिए क्या रियली बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स चाहिए या फिर IITs या मेडिकल करके में अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करके अपने कैरियर को ऊंची उड़ान दें, तो ये सब कुछ आपको सोचना है। और ये क्लियर माइंडसेट के साथ अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू करते हो तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ख्याति ने हम लोगों को और इवन अपने पूरे फैमिली को, और ये फैमिली बनता है पूरे मुजफ्फरपुर के लिए, तो ये पूरे मुजफ्फरपुर को इसने बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करवाया है। इसके लिए हम लोगों की तरफ से ख्याति को ढेर सारी शुभकामनाएँ और अच्छे भविष्य के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। बाय।